नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम का सच में। दर्शकों, हम यहां पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। रश्मि बंसल ने अपनी बेटी पूनम की हत्या इसलिए कराई क्योंकि उसका आचरण सही नहीं था और उसके कर्मों से परिवार की बदनामी हो रही थी। लेकिन ये बात इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं थी। सेक्टर 6 आर्यनगर के चौकी प्रभारी दयाराम अपनी टीम के साथ गश्त पर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आ गया। उन्हें बताया गया कि सेक्टर 6 की कोठी 35 में एक कत्ल हो गया है। पुलिस चौकी से घटनास्थल महज 3 किलोमीटर दूर था। दयाराम अपनी टीम के साथ 15 मिनट में उस जगह पहुंच गए जहां वारदात हुई थी। वो पॉश एरिया था और अक्सर सुनसान रहता था। इस वजह से पड़ोसियों को भी इस घटना का पता नहीं चल पाया था। रात को लगभग 3 बजे पुलिस को आया देख आसपास की कोठियों से लोग बाहर निकल आए। कोठी नंबर 35 में मौजूद एक व्यक्ति ने कोठी का मेन गेट खोल दिया। पता चला वह उसी कोठी में रहने वाला किराएदार राजकुमार था। उस समय के चौकी प्रभारी दयाराम ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की मरी पड़ी थी, जिसकी हत्या गला रेत कर की गई थी। बिस्तर खून से पूरी तरह सना हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें रखी अलमारी और उसका लॉकर खुला हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मामला लूटपाट का लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हत्यारे लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हों और विरोध करने पर लड़की की हत्या करके कीमती सामान व नकदी लेकर फरार हो गए हों। पुलिस को सूचना कोठी की मालकिन रश्मि बंसल ने दी थी। उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी पूनम है। रश्मि के अनुसार उसका पति वीरेंद्र बसन और 13 वर्षीय बेटा अमित बंसल बीते दिन सुबह ही उसकी अस्वस्थ मां को देखने चंडीगढ़, पंजाब गए थे। वारदात के वक्त रश्मि बंसल और पूनम ही घर में थी। पौष इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात की सूचना पाकर पुलिस के उच्चाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। पूछताछ में रश्मि बंसल ने बताया कि बीती रात करीब 9:45 बजे जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेन गेट खोलकर बुर्के वाली 2 औरतें अंदर आईं। पूनम उन दोनों को अंदर ले आए। कुछ देर बाद जब उसने पूनम से उन दोनों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे उसकी परिचित हैं और उसे उनके साथ कुछ हिसाब किताब करना है। उस वक्त बुर्के वाली दोनों औरतें सोफे पर बैठी थीं। वे दोनों चूंकि अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए थीं इसलिए वो उनके चेहरे नहीं देख सकी थी। उन्हें बैठा छोड़कर वो अपने कमरे में चली गई थी। रश्मि के अनुसार कुछ देर बाद पूनम एक गिलास में पानी लेकर उसके कमरे में आए। उसने चूंकि थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था इसलिए पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद या तो वह बेहोश हो गई थी या फिर सो गई थी। रश्मि के अनुसार देर रात करीब 2 बजे जब वह उठी तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वो बिस्तर से नीचे गिर गई। कपड़ा ठुंसा होने की वजह से उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। रश्मि ने आगे बताया कि जैसे तैसे उसने बेड पर पड़ा फोन उठाकर पहले पूनम का नंबर मिलाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी नौकरानी सपना के पति अजीत का नंबर मिलाया। नंबर तो लग गया लेकिन मुंह में कपड़ा ठुंसा होने की वजह से बात नहीं हो सकी। इस पर वो घिसकते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दोनों पैरों से जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटा। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर किराएदार राजकुमार नीचे आया। वो बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसके हाथ पैर खोल दिए। तब तक नौकरानी सपना और उसका पति भी आ गए थे। रश्मि बंसल ने आगे बताया कि उसके ये पूछने पर कि पूनम कहाँ है, राजकुमार ने जवाब दिया कि वो अपने कमरे में सो रही होगी। लेकिन जब उसके कमरे में जाकर देखा गया तो पूनम मरी पड़ी थी। किसी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसका सारा बिस्तर खून में डूबा हुआ था और अलमारी का सामान इधर उधर फैला पड़ा था। ये देखकर उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। उपरोक्त बातें बताते बताते रश्मि बंसल फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उससे नंबर लेकर उसके पति वीरेंद्र बसन को फोन करके इस हादसे की सूचना दे दी और जल्दी से जल्दी आर्यनगर पहुंचने को कहा। इसके साथ ही पुलिस ने रश्मि की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आरपीसी की धारा 302, 394 के तहत केस दर्ज कर लिया। सुबह को एसीपी ओम दयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच इलाका पुलिस की जगह उस समस्या के CIANIT इंचार्ज इंस्पेक्टर विमल कुमार, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और अश्विनी कुमार को सौंप दी ताकि पौष इलाके में हुई इस हत्या के मामले से जल्दी पर्दा उठ सके। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ मौकाए वारदात का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था ताकि जरूरी सबूत जुटाए जा सके। प्राथमिक कार्रवाई के बाद मृतका पूनम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया।
पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मृत्यु श्वांस नली कट जाने के कारण हुई थी। पूछताछ और पुलिस छानबीन में पता चला कि मृतका किरण के पिता सुरेंद्र कोहली काफी समय पहले पंजाब से आकर आर्यनगर में बस गए थे। उनका फरीदाबाद सेक्टर 28 में बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार था। वीरेंद्र बसन का विवाह 1989 में बठिंडा, पंजाब की रश्मि से हुआ था। विवाह के बाद बंसल के घर में पूनम का जन्म हुआ, जिसे घर में सब प्यार से गुड़िया कहते थे। पूनम के जन्म के 11 साल बाद बंसल परिवार में बेटा जन्मा, जिसका नाम अमित रखा गया। अमित बंसल फिलहाल फरीदाबाद के एक नामी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ रहा था। रश्मि घरेलू महिला थी और घर पर रहकर घर परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी। पूनम जवान हो चुकी थी। उस पर चूंकि कभी भी पारिवारिक पाबंदियां नहीं रही थी, इसलिए वो शुरू से ही फैशनपरस्त और आजाद ख्याल लड़की थी। मोबाइल, फिल्में, टीवी और इंटरनेट की दुनिया ने उसे और भी आधुनिक और स्वच्छंद बना दिया था। वो जो करना चाहती थी कर गुजरती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके परिवार वालों की नज़र में वह अच्छा है या नहीं। इसी सब के चलते पूनम ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ 22 नवंबर 2010 को एक विजातीय युवक रंजीत त्रिपाठी से प्रेम विवाह कर लिया था। रंजीत गांव लिकड़पुर जिला फरीदाबाद का रहने वाला था। शादी के बाद पूनम घर छोड़कर रंजीत त्रिपाठी के साथ दिल्ली स्थित सरिता विहार के निकटवर्ती इलाके मदनपुर खादर में किराए के मकान में रहने लगी थी। परिवार से अलग रहकर जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से सामना हुआ तो पूनम और रंजीत दोनों ने अलग अलग प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर ली। पूनम ने जिस फर्म में नौकरी की वो रियल एस्टेट का कारोबार करती थी। उसके मालिक का नाम महफूज आलम था। महफूज आलम का ऑफिस कालिंदी कुंज में था। कालिंदी कुंज मदनपुर खादर के पास ही है, इसलिए पूनम को ऑफिस आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। महफूज आलम के साथ काम करते करते पूनम उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बन गई थी। नतीजतन महफूज आलम उसे अच्छी तनख्वाह के अलावा सौदे से मिलने वाली रकम में मोटा कमीशन भी देने लगा। इसी के चलते पूनम ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया था। दूसरी ओर उसके पति रंजीत को नौकरी से इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि घर का खर्च ठीक से चल सके। जब उम्मीद से ज्यादा पैसा मिलने लगता है तो कई कमजोर लोगों के पैर बहकने लगते हैं। पूनम के साथ भी ऐसा ही हुआ। आय का स्रोत बढ़ा तो उसने शराब पीकर देर से घर आना शुरू कर दिया। रंजीत ने यह बात पूनम की मां रश्मि बंसल को बताई। मां ने अपने स्तर पर पूनम को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे पूनम की दिनचर्या और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। नतीजतन पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। इस बात को लेकर रंजीत और पूनम के बीच कई बार गर्मागर्म बहस भी हुई। पति से जब ज्यादा मतभेद बढ़ गए तो पूनम ने उसके खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक का मुकदमा डाल दिया। इसके बाद वो 27 जून 2013 को रंजीत का साथ छोड़कर आर्यनगर में मां के पास आकर रहने लगी। घर लौटकर भी पूनम में कोई बदलाव नहीं आया। अब उसने नाइट क्लब में शराब पीकर देर रात घर आना शुरू कर दिया था। जवाब मांगने पर वो गाली गलौज और मारपीट तक पर उतर आती थी। पूनम का हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल बंसल परिवार के लिए बदनामी का कारण बन रहा था। एक तो शादी के बाद भी बेटी घर में बैठी थी, दूसरे वो शराब पीकर देर रात घर लौटती थी। मां रश्मि बंसल इस बात को लेकर तनावग्रस्त रहने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का कैसे समाधान करे। ये सब चल ही रहा था कि पूनम की हत्या हो गई थी। बहरहाल इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ बेहद बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया तो पाया कि रश्मि बंसल द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट और मौकाए वारदात पर पाए गए सबूतों में काफी झोल है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने वीरेंद्र बसन के किराएदार राजकुमार, नौकरानी सपना व उसके पति अजीत के अलग-अलग बयान दर्ज किए। जब उन बयानों को क्रॉस चेक किया गया तो विमल कुमार को कई बातों पर शक हुआ। मसलन पूनम ने रश्मि को गिलास में पानी दिया था, जिसे पीकर वो बेहोश हो गई थी और शायद बाद में सो गई थी। ये बात समझ के बाहर थी कि पूनम ने बिना मांगे मां को पानी क्यों दिया और उसने क्यों पिया। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने गिलास के बचे पानी को सूंघ कर देखा तो वह सामान्य पानी था और उसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस पानी और गिलास को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवा दिया। दूसरे रश्मि बंसल से जब दोनों बुरके वालियों के डीले डौल, शक्ल और आवाज के बारे में सवाल किए गए तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सकी। संदेह हुआ तो पुलिस टीम ने रश्मि बंसल का मोबाइल फोन सर्विलांस पर ले लिया और उसके फोन की पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाए। इस बीच रश्मि बंसल के पति वीरेंद्र, बेटा अमित और कुछ अन्य रिश्तेदार भी आ गए थे। माहौल कुछ ऐसा था कि पुलिस रश्मि से कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पूनम का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। उन लोगों ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पूनम की नानी भी आई थी। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने नानी से भी पूछताछ की।
पता चला कि वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, जबकि रश्मि ने अपनी इसी मां को अस्वस्थ बताकर पति वीरेंद्र बसन और बेटे को 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ भेजा था। रश्मि से टुकड़ों में हुई पूछताछ में महफूज आलम का नाम कई बार आया था। बुर्के वाली औरतों का जिक्र आने से पुलिस का शक महफूज आलम पर ही गया। पुलिस ने महफूज आलम से पूछताछ की, लेकिन उसने इस मामले में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार किया। अलबत्ता ये जरूर माना कि पूनम उसके यहाँ काम कर चुकी थी और वो उसे मोटा वेतन देता था। महफूज हालांकि पूनम की हत्या में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार कर रहा था। फिर भी हत्या का मामला होने की वजह से पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने में ही बिठाए रखा, बाद में उसे छोड़ दिया गया। पूनम की हत्या की सूचना पाकर उसका पति रंजीत त्रिपाठी भी आर्यनगर आ गया था। वो फिलहाल मुंबई में नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, लेकिन हत्या में उसकी किसी भी तरह की भूमिका न मिलने पर अगले आदेश तक उसे घर छोड़कर न जाने की कड़ी हिदायत देकर जाने दिया गया। रश्मि बंसल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स पुलिस के पास आ गई थी। उसका गहराई से अध्ययन करने पर पुलिस को उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर रश्मि दिन के समय हफ्ते में 2 से 3 बार फोन करती थी। यह नंबर पंजाब का था। रश्मि से इस नंबर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो नंबर उसके एक मोहबोले चाचा का है जो पंजाब में रहता है। उससे वो पारिवारिक बातें करती थी। घटना वाली रात रश्मि बंसल के मोबाइल पर आने जाने वाली कुल 3 कॉल्स पाई गई थी। पहली कॉल रात 8 और 9 बजे के बीच आई थी, जो कि मिस्ड कॉल थी। इसी नंबर पर रश्मि बंसल के मोबाइल से 10 बजे के आसपास एक मिस्ड कॉल दी गई थी। तीसरी और आखिरी कॉल रश्मि बंसल की नौकरानी सपना के मोबाइल से आई थी, जिसे रिसीव किया गया था। पुलिस ने उस नंबर पर जिससे मिस्ड कॉल आई थी और जिस पर रश्मि ने मिस्ड कॉल दी थी फोन किया तो वह नंबर लगातार बंद मिला। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि उस नंबर की सिम पंजाब से नकली आईडी और फर्जी पते पर खरीदी गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घटना वाली रात उस नंबर की लोकेशन सेक्टर 6 और उसके आसपास थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नंबर का इस्तेमाल किसी खास मकसद से ही किया गया था। इससे शक की सुई पूरी तरह से रश्मि बंसल पर आकर ठहर गई। अपने शक को और पुख्ता करने के लिए जब पुलिस ने रश्मि की नौकरानी सपना से उसके द्वारा की गई फोन कॉल के बारे में पूछा तो इस हत्याकांड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। लेकिन कुछ कारणों से पुलिस अब भी रश्मि बंसल से पुलिसिया तरीके से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह शिकायतकर्ता होने के साथ साथ महिला भी थी। अंततः इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपने उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करके 3 जनवरी 2014 को रश्मि को हिरासत में ले लिया। जब सपना द्वारा दिए गए बयान को आधार बनाकर उसे घेरा जाने लगा तो पहले तो वो पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन अंत में टूट गई। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही सुपारी देकर अपनी बेटी पूनम की हत्या कराई थी। दरअसल रश्मि की नौकरानी सपना ने घटना वाली रात कोठी के आगे वैगनार कार खड़ी देखी थी। बाद में उसने रश्मि को फोन करके पूछा था कि क्या घर में कोई मेहमान आया है। चूंकि रश्मि ने सपना की कॉल रिसीव की थी, इसलिए यही उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि यह बात सपना ने पुलिस को बता दी थी। जबकि पुलिस को दिए बयान के अनुसार उस वक्त रश्मि बेहोश थी। पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान में रश्मि बंसल ने बताया कि पूनम की आदतों और व्यवहार से वह तनावग्रस्त रहने लगी थी। अपनी इस समस्या को हल करने की योजना के तहत उसने अपने गांव के मुंहबोले चाचा हवलदार कुलविंदर सिंह, जो कि जालंधर के कैंट थाने में तैनात था, को हत्या की रात आर्यनगर बुलाया। कुलविंदर अपने एक अन्य साथी के साथ वैगनार कार से 27 दिसंबर की देर शाम आर्यनगर पहुंच गया था। वह अपना मोबाइल फोन जालंधर में अपने घर छोड़ आया था ताकि पुलिस की जांच में उस पर कोई आंच आए तो वह साबित कर सके कि वह हत्या के वक्त जालंधर में था। कुलविंदर पंजाब से फर्जी आईडी पर खरीदी गई नई सिम अपने साथ लाया था। इसी सिम को उसने दूसरे मोबाइल में डालकर रश्मि बंसल को मिस्ड कॉल देकर अपने आर्यनगर पहुंचने की सूचना दी थी। पूर्व नियोजित योजना के तहत रश्मि ने अपने मोबाइल से उसे मिस्ड कॉल दी, जिसका मतलब था कि रास्ता साफ है, कभी भी अंदर आ सकते हो। इसके बाद रात के अंधेरे में कुलविंदर और उसके साथी ने घर के अंदर घुसकर पूनम की गला रेत कर हत्या कर दी और कमरे में रखी अलमारी का सामान इधर उधर बिखेर दिया ताकि मामला लूट व हत्या का लगे। हत्या के वक्त रश्मि बंसल अपने बेडरूम में चली गई थी और अपने कानों को तकिए से ढक लिया था ताकि बेटी के चीखने की आवाज उसे सुनाई न दे। इस हत्या की एवज में रश्मि बंसल ने कुलविंदर को 1 लाख रुपए व सोने के कुछ गहने दिए थे, जिन्हें लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ पंजाब लौट गया था। रश्मि के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरपीसी की धारा 302, 494 के अलावा 34 भी जोड़ दी। रश्मि बंसल को विधिवत गिरफ्तार करके फरीदाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ऐसे अपराधों का अंजाम नहीं होता है। अपराध कभी छुप नहीं सकता,
ऐसे अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। साथ ही नागरिकों को इस तरह के अपराधों से सतर्क रहने की जरूरत है। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक सावधान रहे। जय हिंद।